Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your on platform Commerce Smart Classes. आज हम अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मॉरल डेवलपमेंट के कंसेप्ट है, किसने दिया था और कि क्या बात कही है इस मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, देखिए डायमेंशंस ऑफ चाइल्डहुड में आज हम मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो ये मॉरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये हाइंस डिलेमा नाम के व्यक्ति से शुरू हुआ था। हाइंस डिलेमा नाम के व्यक्ति था, उनकी जो वाइफ थी उनको एक बहुत बड़ी बीमारी थी, वो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टर ने कहा था कि जो इनकी बीमारी की दवा है वो सिर्फ एक ही मेडिकल वाले के पास अवेलेबल थी और मेडिकल वाला उस दवाई की कम से कम भी 10 गुना ज़्यादा कीमत वसूल रहा था और हाइंस डिलेमा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दवाई उसको ख़रीद सके उस रेट में। तो हाइंस डिलेमा के मन में एक बार क्या विचार आता है, वो सोचते हैं कि क्यों ना इस दुकान को तोड़कर रात में और उसमें से वो दवाई को चुराया जाए। तो हाइंस डिलेमा रात को 2 बजे उस दुकान को तोड़कर और उसमें से वो दवाई चुरा लाते हैं और अपनी बीवी की जान को बचा लेते हैं। तो कई लोग तो मानते हैं कि हाइंस डिलेमा ने गलत किया, उन्होंने चोरी की, चोरी करना नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध है। बट कई लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी की जान बचाई, उनके लिए अपनी बीवी की जान मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी एज़ कंपैरिजन टू नैतिकता, और उन्होंने नैतिकता का उल्लंघन नहीं किया। तो इसी को देखते हुए, इसी मत को देखते हुए कोहलबर्ग जी आए, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसने दिया? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की गई है। अगर लेवल पूछे कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने लेवल है, तो 3 लेवल है और कितनी स्टेजेस है, 3 चरण और 6 अवस्थाओं की बात की गई है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रही हूँ, 3 चरण और 6 अवस्थाओं की बात की गई है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल को आप पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व लौकिक स्तर, पूर्व रूढ़िवादी स्तर भी बोल सकते हैं। ये पारंपरिक की जगह आप लौकिक भी बोल सकते हैं, रूढ़िवादी भी बोल सकते हैं। देन सेकेंड है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक स्तर, ठीक है, ये लौकिक स्तर। एंड पोस्ट कन्वेंशन लेवल। पोस्ट कन्वेंशन लेवल का मतलब क्या? उत्तर पारंपरिक स्तर या उत्तर लौकिक स्तर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पर लेवल, उन्होंने हर लेवल में 2-2 स्टेज दिए हैं। फर्स्ट लेवल में भी 2 स्टेज दी हैं, सेकेंड लेवल में भी 2 स्टेजेस दी हैं और थर्ड लेवल में भी 2 स्टेजेस दी हैं। जो उनके फर्स्ट लेवल है उनमें उन्होंने बोला है दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। सेकेंड, साधन सापेक्षता की अवस्था। उन्होंने फिर जो सेकेंड उनके लेवल है उसमें फर्स्ट स्टेज है अच्छा बच्चा बनने की धारणा, और सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड लेवल की सेकेंड स्टेज क्या है? कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। फिर जो थर्ड लेवल है उसकी पहली स्टेज क्या है? सामाजिक संपर्क। एंड सेकेंड स्टेज क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस तरीके से उन्होंने अपने सिद्धांत में 6 स्टेजेस और 3 लेवल की बात की गई है। अब देखो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। देखो दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, इसमें क्या कहते हैं कोहलबर्ग जी कि बच्चा नैतिकता को सीखता है दंड एवं आज्ञा पालन से। मतलब उसे डर होता है कि अगर मैंने कोई भी गलत काम किया तो मेरे मम्मी पापा मुझे मारेंगे, तो वो उस भय से नैतिकता को सीखता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, तो मोस्टली पहले क्या करते थे, बच्चे देखते रहते थे कि मम्मी ने ये वाले बिस्किट रखे हैं तो मेरे बहुत फेवरेट है, कब अंकल जाएंगे और कब मैं वो बिस्किट खाऊं। पर वो बच्चा उस बिस्किट को वहाँ से उठाता नहीं है क्योंकि उस बच्चे को डर है। मम्मी ने कह दिया अगर तूने वहाँ से बिस्किट उठाया ना, अगर तूने अंकल के सामने कुछ भी शैतानी की या फिर कुछ नाश्ते में से कुछ भी उठाया तो देख मैं तेरे को बहुत मारूंगी। तो बच्चे के मन में एक खौफ है, एक डर है कि मम्मी ने कहा था अगर अंकल के सामने तूने जरा भी शैतानी की या नाश्ते में से कुछ भी उठाया ना, वहाँ पे बदतमीजी की तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तो उस डर से बच्चा वहाँ पर क्या करता है? शैतानी नहीं करता, वो नैतिकता को दिखाता है। किसकी वजह से? अपनी मम्मी की वजह से। तो इसे बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। ओके, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है साधन सापेक्षता। साधन सापेक्षता मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? इसमें बच्चा कहता है कि मैं तेरे लिए एक काम कर दूंगा, तू मेरे लिए ये कर दे। ये एक क्वेश्चन, एक बेटा DSSB का एग्ज़ाम है, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, मोरल डेवलपमेंट से ही आया था कि बच्चा कहता है अपने दोस्त से कि तू मेरी पीठ खुजा दे, मैं तेरी पीठ खुजा दूंगा।
तो ये मॉरल डेवलपमेंट के कौन सी स्टेज में से है आया है? तो ये कौन सी स्टेज में कही गई है ये बात? दूसरी स्टेज में। दूसरी स्टेज का नाम क्या है? साधन सापेक्षता। और लेवल कौन सा है? अगर लेवल की बात कहें तो पहला लेवल है, और स्टेज की बात कहें तो दूसरा लेवल है। और किस में से कही गई है ये बात? साधन सापेक्षता। यही आया था बिल्कुल एग्जैक्ट, यही वो एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था कि तू मेरी पीठ खुजा दे, मैं तेरी पीठ खुजा दूंगा। तो बताओ ये मोरल डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था में ये बात कही गई है? तो किस में कहा गई है? साधन सापेक्षता में कही गई है, जो कि पूर्व कन्वेंशन, पूर्व पारंपरिक स्तर की दूसरी अवस्था है। उसके बाद तीसरी क्या होती है? तीसरी अवस्था है अच्छा बच्चा बनने की धारणा। इसमें बच्चे को अच्छा बच्चा बनने की धारणा आ जाती है, मतलब उसको लगता है कि सब मेरी तारीफ़ करें, सब मुझसे ये बोलेंगे तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि क्लास में टीचर है, मॉनिटर को खड़ा करके चली जाती है, तो मॉनिटर आते ही टीचर से पता है क्या कहते हैं? मैडम सारे बच्चे शोर मचा रहे थे, मैंने सबको पनिशमेंट दे दी। तो मैडम क्या कहती है? अच्छा सारे शोर मचा रहे थे, सारे बहुत गंदे बच्चे, एक तू ही बहुत अच्छा बच्चा है, तू समझदार बच्चा है, तू अच्छा बच्चा है। तो उसमें ये बात, उसमें नैतिकता आ जाती है कि हाँ मैडम मुझे अच्छा कह रही है, तो बस उसे अच्छा सुनने की वो रहती है। तो इसलिए कहते हैं अच्छा बच्चा बनने की धारणा। एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि एक ओल्ड एज वूमेन है, वो रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक बच्चा है उनका हाथ पकड़ के वो उसको रोड क्रॉस करवा देता है, ठीक है। तो ये किस में आता है? कौन सी स्टेज में आता है? तो किस में आता है? ये थर्ड स्टेज में आता है कि वो ये कर रहा है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। तो अच्छा बच्चा बनने की जो धारणा है वो किस में आती है? थर्ड स्टेज में आती है। देन द फोर्थ वन इज कानून एवं विधि संबंध अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या कहता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बन गए रिगार्डिंग मॉरलिटी, मॉरलिटी को लेके जो लॉ एंड ऑर्डर बन गए उनको फॉलो करना, उनको फॉलो करके क्या करना? मॉरलिटी के कंसेप्ट को अटेन करना। जैसे कि मान लो अब ये हो गया कि ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करो। तो बच्चे, ये एक रूल बना दिया गया कि अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करो, तो इस रूल को लेके बच्चे चलते हैं। उनमें अपनी कुछ वो नहीं है कि क्यों ये रूल बना है, हाँ हमें सच में ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए या फिर हमें पंक्चुअल नहीं, वो ये रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चलते हैं। तो उसे बोलते हैं कानून एवं विधि संबंध अभिमुखता, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लेवल की जो फिफ्थ है वो है सामाजिक संपर्क। इसमें बच्चा समाज के कांटेक्ट में आकर मॉरलिटी का कंसेप्ट सीखता है। जो समाज में बात कही गई है उस समाज में आकर वो बच्चा मॉरलिटी के कंसेप्ट को सीखता है कि समाज क्या कह रहा है, समाज में क्या कहा गया है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर समाज में क्या कहा गया है, इसे बोलते हैं सामाजिक संपर्क। और जो सिक्स्थ आती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मॉरलिटी या फिर प्रिंसिपल, कुछ भी बोल सकते हैं आप, यही बोल देना यूनिवर्सल मॉरलिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या कही गई है? इसमें तो बच्चा देखो फिफ्थ में तो क्या करता है, समाज ने जो कह दिया वो मान लिया। इसमें बच्चा क्या कहता है कि अगर उसे समाज में किसी ने कुछ कहा और उसे लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। इसमें वो एक्शन नहीं ले सकता, इसमें तो उसने जो समाज में रहकर अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से जो सीखा वो अटेन कर लिया। बट इसमें वो इतना ज़्यादा मतलब वो उसमें समझ आ जाती है कि उसको लगता है कि समाज ये चीज़ गलत कह रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या ले सकता है? एक्शन ले सकता है। मान लो कोई कॉलेज है, कॉलेज में किसी के कोई भी गलत वो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या ले लेता है बच्चा? मतलब ये एडोलेसेंस में तो होती है ये, तो उसके अगेंस्ट बच्चा क्या लेता है? एक्शन ले लेता है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसमें वो ये नहीं है कि समाज ने कह दिया हाँ जो रूल और रेगुलेशन बना लिए वो फिक्स है, नहीं, वो अपनी भी राय अपनी भी रख सकता है, ठीक है, पेश कर सकता है। और तब वो मोरलिटी को क्या करता है? अटेन करता है। मतलब उसके भी कुछ मोरल कंसेप्ट होते हैं जिसको वो खुद के अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लोगों को चला सकता है, वो लोगों को समझा सकता है कि ये सही और ये गलत है, ठीक है। उसके बाद हमारी देखो इसी कंसेप्ट के अंदर हमारे दो वर्ड्स आते हैं, मोटिवेशन और बिहेवियर, कि जब भी बच्चा मॉरलिटी डेवलपमेंट के कंसेप्ट को सीखता है, जब भी उसमें मॉरलिटी आती है तो बच्चे को जो मोटिवेशन और बिहेवियर होता है वो कहाँ से मिलता है? मान लो तीनों लेवल के अंदर बच्चे में क्या आई? मॉरल डेवलपमेंट हुआ, बच्चे का मॉरलिटी आई, ठीक है। तो उसके अंदर जो उसको मोटिवेशन मिला, जो अभिप्रेरणा मिली और जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आए वो कैसे आए? खुद स्वयं से आए या बाहर किसी ने उसको एनफोर्स किया? तो इस चीज़ में ये तीनों हमारे जो लेवल है उसमें अलग अलग तरीके से होता है। देखो पहले
पहला लेवल क्या होता है, प्री कन्वेंशन लेवल। प्री कन्वेंशन लेवल में बच्चा क्या होता है, मम्मी पापा से डरता है कि मम्मी पापा ने कह दी कि गेस्ट आए हैं तो तू बिल्कुल बोलियो मत, शोर नहीं मचाने। तो मोटिवेशन किससे मिली, बाहर से, मम्मी पापा से मिली है। और बिहेवियर भी किसके लिए कर रहा है, मम्मी पापा के लिए कर रहा है कि अगर मैंने बिहेवियर करा तो मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। अपनी उसमें समझ नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीज़ बच्चा एक्सटर्नल करता है, मोटिवेट भी एक्सटर्नली होता है माता पिता से और बिहेवियर भी एक्सटर्नली करता है। उसके बाद जो सेकेंड होती है कन्वेंशनल लेवल, उसमें देखो, उसमें बच्चे में क्या आता है, अच्छा बच्चा बनने की धारणा, उसमें खुद सेल्फ आती है, सेल्फ फीलिंग होती है कि मुझे लोग अच्छा कहें, मुझे अच्छा बनना है, अच्छा बच्चा बनने की धारणा। तो जब भी बच्चे में सेल्फ फीलिंग आती है तो वो खुद से मोटिवेट होता है। तो मोटिवेशन तो इंटरनल होता है, पर बिहेवियर उसका कैसा होता है, एक्सटर्नल। वो किसके लिए काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है कि अगर मैं दूसरों की हेल्प करूँगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, अगर मैं शोर नहीं मचाऊंगी तो दूसरा मुझे अच्छा कहेगा, दूसरे के लिए बिहेवियर कर रहा है। तो डैट इज़ एक्सटर्नल। बिहेवियर एक्सटर्नल होता है बट मोटिवेट वो सेल्फ होता है, खुद होता है। उसके बाद जो थर्ड आती है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, उसमें देखो दोनों ही चीज़ इंटरनल होती है। वो समाज में रह के मॉरलिटी को ज़रूर अटेन करता है पर वो इंटरनली करता है। और ये जो उसका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है वो भी उसका कैसा होता है, इंटरनली होता है। इसमें मोटिवेशन भी इंटरनली होता है और बिहेवियर भी इंटरनली होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके मॉरलिटी कंसेप्ट है, इसके अंदर 3 वर्ड है, नैतिक तर्कना, नैतिक द्वंद्व, नैतिक यथार्थवाद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोरल रीजनिंग, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, मोरल रियलिज्म। नैतिक तर्कना का क्या मतलब होता है, ये वो प्रक्रिया होती है जब बच्चा तर्क वितर्क करने लग जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। जब बच्चे के दिमाग में तर्क वितर्क चल रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कना बोलते हैं। ये जो तीनों वर्ड्स हैं बेटा, ये इसके जो कॉलबर्ग का नैतिक डेवलपमेंट का सिद्धांत है ना, मोरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, उसके अंदर ये तीनों वर्ड्स आते हैं, ठीक है। नैतिक तर्कना क्या कब होती है, जब बच्चे के दिमाग में प्रक्रिया चल रही होती है कि तर्क वितर्क चल रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तर्क वितर्क जब उसके अंदर, जब वो अपने माइंड में तर्क वितर्क करने लग जाता है तो उसे बोलते हैं नैतिक तर्कना। नैतिक द्वंद्व होता है कि जब बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है, किसे सही मानूं किसे गलत मानूं, उसको लेके उसके मन में उलझने से चलती रहती है, तो उसे बोलते हैं नैतिक द्वंद्व। और नैतिक यथार्थवाद का मतलब होता है, मोरल रियलिज्म का मतलब जो रूल्स हैं वो रूल्स है, यूनिवर्सल ट्रथ है, वो बन गए, वो चेंज नहीं हो सकते, तो उसे बोलते हैं नैतिक यथार्थवाद, ठीक है। तो ये तीनों हमारे जो टर्म्स आई हैं ये कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट में आई हैं। उसके बाद देखो अब हमारा सेकेंड है, 1932 में जीन पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कोलबर्ग से पहले तो जीन पियाजे ने ही हमारा मोरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था, पर जीन पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट था वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद कोलबर्ग जी ने आए और उन्होंने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है वो उनका सक्सेस हो गया। तो जीन पियाजे ने जो 1932 में मोरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया था, उन्होंने 2 बात कही कि उन्होंने अपने सिद्धांत को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो हीटेरोनोमस और एक ऑटोनोमस, ठीक है। हीटेरोनोमस की जो अवस्था वो होती है, एज वो क्या होती है 2 से 8 साल होती है, और ऑटोनोमस की जो एज होती है वो 8 से 12 साल होती है। पहली बार तो जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो बच्चों में जो मोरलिटी आती है ना, वो जब अटेन करते हैं बच्चे मोरलिटी, जब वो क्या हो जाते हैं, एडोलेसेंट हो जाते हैं। 13 ईयर्स से स्टार्ट होती है बच्चों में एक्चुअल मोरलिटी। बच्चों को जो एक्चुअल मोरलिटी के बारे में पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसके प्रति हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वो एडोलेसेंस एज में स्टार्ट होती है। बट जीन पियाजे ने जो अपना कंसेप्ट दिया था मॉरल डेवलपमेंट का, वो उन्होंने क्या दिया था, बिफोर एडोलेसेंस, चाइल्डहुड में ही उन्होंने अपनी इसके कंसेप्ट को दे दिए। इसलिए जीन पियाजे का जो कंसेप्ट था मॉरल डेवलपमेंट का, जो कंसेप्ट था, ये क्लियर सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट बच्चा अटेन करता है एडोलेसेंस एज में, ठीक है। तो देखो हीटेरोनोमस और ऑटोनोमस, हीटेरोनोमस को बोलते हैं परायत नैतिकता की अवस्था और ऑटोनोमस को बोलते हैं स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। देखो हीटेरोनोमस में कहते हैं कि नैतिकता कभी ना बदलने वाला कंसेप्ट है, कि नैतिकता कभी नहीं बदलती। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, जो सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए वो ही फॉलो करने होंगे, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट चला जाए या उन रेगुलेशंस को चेंज कर सके। बट ऑटोनोमस में कहता है कि रूल्स और रेगुलेशन को चेंज किया जा सकता है, उसमें कुछ अपने ओपिनियन को भी शामिल किया जा सकता है जो कि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो।
समाज के लिए सही हो, समाज को कोई हानि ना पहुंचाए। बट इसमें कहते हैं नहीं, अपने पॉइंट तो रखे ही नहीं जा सकते, जो समाज ने बना दिया, जो बड़े बूढ़ों ने बना दिया वो सही है। बट इसमें कहते हैं नहीं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वैसे आपको समझ नहीं आया होगा। जैसे कि अब लव मैरिज का ले लो, यहाँ पर तो कहते हैं लव मैरिज का कौन सा गलत है, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, प्रेम विवाह हमारे समाज के विरुद्ध है। बट इसमें कहता है कि क्यों, हम प्यार करते हैं, हम सच्चा प्यार करते हैं, हम लव मैरिज कर सकते हैं, हमें राइट है, हम कर सकते हैं, हमने प्यार किया है तो अगर सही लड़की है, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है तो क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने अपनी राय दे दी कि अगर सच्चा प्यार है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल है तो हम कर सकते हैं। वो कहता है नहीं, बड़े बूढ़ों ने कह दी तो नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। इसमें वो कहता है कर सकते हैं। तो ये हीटेरोनोमस है और ये ऑटोनोमस है। फिर जीन पियाजे के मोरल डेवलपमेंट के अंदर भी कुछ वर्ड्स दिए आए हैं, जैसे मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म का क्या है, रूल्स कैन नॉट बी चेंज। वो कहता है हीटेरोनोमस वाली बात कहता है कि रूल्स कभी भी बदल नहीं सकते, जो रूल्स बना दिए सोसाइटी ने वो बन गए। मोरल इक्वलिटी में कहते हैं चाइल्ड मेक रूल ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि बच्चा है रूल को बना सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। वो अपने भी मत को रखे और सामने वाले के भी मत को रखे, दोनों के मतों को म्यूचुअल करके इक्वलिटी ला के क्या बनाया जा सकता है, मोरलिटी के कंसेप्ट को लाया जा सकता है। इसमें तो वो सोसाइटी पे डिपेंड है, सोसाइटी ने जो बना दिया डेट्स। और बट इसमें कहता है कि हम अपने विचारों को रख सकते हैं, साथ में सोसाइटी के विचारों को रख के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना सकते हैं। उसके बाद आता है मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत। वो कहते हैं चाइल्ड स्टार्ट मेकिंग हिज ओन रूल। जैसे ऑटोनोमस में बच्चा अपने खुद के रूल बनाना शुरू कर देता है। बच्चा, ये ऑटोनोमस एज में कहा गया था ना कि बच्चा अपना भी कंसेप्ट दे सकता है, तो इसमें क्या है कि बच्चा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना स्टार्ट कर सकता है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉरलिटी, पियाजे की जो दो मॉरलिटी कंसेप्ट है, एक तो हीटेरोनोमस और ऑटोनोमस, उसमें 4 स्टेजेस भी दी गई हैं। हीटेरोनोमस और ऑटोनोमस के अंदर मोरल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी गई हैं, डैट आर द अमोरल, अनोमी, प्री मोरल स्टेज, हीटेरोनोमी, हीटेरोसिटी, रेसिप्रोसिटी, ऑटोनोमी, एडोलिसेंस। ये बेटा आपको इनके नाम और इनके ये टाइम पीरियड क्या है, बस आपको ये लर्न करना है, इसमें से और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट इतना जरूर लर्न कर लेना कि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब छान मारना, आपको ये नहीं मिलेगा कि जीन पियाजे ने जो 2 अवस्था दी हैं उसकी जो 4 स्टेजेस है वो कौन कौन सी है, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। 2 लेवल तो जरूर मिलेंगे, हीटेरोनोमी और ऑटोनोमी, बट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि उसकी जो 4 स्टेजेस है वो कौन सी है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन बनेगा आपका HPSC PGT में या KVS में वो इसमें से ही बनेगा, क्योंकि सबको पता होता है कि बच्चे ने ये सब तो पढ़ रखा है ये सब, बट बच्चे ने इतना डीप स्टडी नहीं करा होगा और वो आपको वहीं फंसाएगा जहाँ आपने नहीं पढ़ा हो। तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट को लाई हूँ, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन साइकोलॉजी की कोई भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, बिकॉज यू आर नॉट सपोर्टिंग टू मी। बट मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और मेरी वजह से बच्चों का क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लाई हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं वीडियो को अब और आगे अपलोड करूँ, और शायद मेरा ये लास्ट लेक्चर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उसके आगे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड एजुकेशन साइकोलॉजी की कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, बिकॉज यू आर नॉट सपोर्टिंग टू मी, यू डोंट लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, सो आई एम नॉट हैप्पी विद यू। ओके, तो आप एक बार दोबारा, मैं आपको टाइम दे दूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके कर लेना। अमोरल अनोमी, इसमें वो कहता है, अमोरल अनोमी में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें वो कहता है कि बच्चों को नैतिकता पता ही नहीं होती। मेनली तो बेटा इनका टाइम पीरियड है 0 से 4 साल या 5 साल होता है, फिर हीटेरोनोमी 5 से 8 साल होती है, फिर हीटेरोसिटी 8 से 13 वर्ष होती है, फिर ऑटोनोमी 13 से 18 वर्ष होती है। उसके बाद जो थर्ड नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो हैविंग हर्स्ट ने दिया था। हैविंग हर्स्ट का मोरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, हैविंग हर्स्ट ने भी हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने अपने इस सिद्धांत में 5 स्टेजेस बताई हैं, डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शर्त लगाती हूँ आपसे कि अगर आपको पूरे यूट्यूब पे हैविंग हर्स्ट की मोरल डेवलपमेंट की ये 5 स्टेजेस मिल जाए तो इनका टाइम पीरियड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, अमोरल स्टेज पूर्व नैतिक अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज स्व केंद्रित अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज परंपराओं की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना इरेशनल, आधारभूत आत्मचेतना रेशनल स्टेज। अब देखो कैसे, अमोरल स्टेज के जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 साल है,
सेल्फ सेंटर्ड स्टेज का है 2 से 7 साल, कन्वेंशनल स्टेज का है 7 से 12 साल, आधारहीन आत्मचेतना का है 13 से 18 साल और आधारभूत आत्मचेतना का है 18 से मतलब 18 से 25 साल। अब देखो एमोरल स्टेज में वो क्या कहता है, एमोरल स्टेज को अनोमी स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे को नैतिकता का ज्ञान ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता होता, वो होती है अनोमी स्टेज। उसके बाद जो सेकंड आती है सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, स्व केंद्रित अवस्था। इसमें बच्चा खुद पर डिपेंड होता है, खुद के बारे में सोचता है, जो उसको अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो उसको गलत लगता है वो गलत है। उसे ये नहीं पता है कि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से या नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है या नहीं, उसकी मर्जी में आता है, वो उसके जी में जो आता है वो करता है, वो अपने पे डिपेंड होता है, उसको जो अच्छा लगा वो करना है, उसको जो बेकार लगा वो करेगा, उसे बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। फिर कन्वेंशनल स्टेज, परंपराओं की अवस्था। इसमें कम्प्लीटली वो सोसाइटी पे डिपेंड हो जाता है कि जो रूल्स बन गए, जो लॉ एंड ऑर्डर बन गए, उनको ही हमें फॉलो अप करना है। हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, हम उनको नहीं बना सकते। जो रूल बन गए, जो लॉ हो गए, उनको ही फॉलो करना है, डैट इज़ अ कन्वेंशनल स्टेज। फिर होते हैं आधारहीन आत्मचेतना। आधारहीन आत्मचेतना वो होती है जिसका कोई आधार ही नहीं होता, कोई बेस ही नहीं होता कि किस पॉइंट ऑफ व्यू को, मोरालिटी के किस पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। कोई आधारहीन होती है, कोई आधार नहीं होता, कोई बेस नहीं होता। और आधारभूत आत्मचेतना रेशनल स्टेज 18 से अबव वालों के लिए होती है और इसमें आधार होता है, इसमें अच्छे बुरे का ज्ञान, सब चीज़ सोचते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल करते हैं, जो हम पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जो हम कंसेप्ट दे रहे हैं वो सही है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, इन सबको शामिल किया जाता है, तो इसे बोलते हैं आधारभूत आत्मचेतना। ये था आपका मोरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो कि 3 जनों ने दिया, सबसे पहले कोलबर्ग, देन जीन पियाजे और देन हैविंगहर्स्ट का नैतिक सिद्धांत। जो हमारे कोलबर्ग का दिया वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई हैं, प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल, पोस्ट कन्वेंशन लेवल, और फिर उसके अंदर 6 स्टेजेस हैं। दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, साधन सापेक्षता, अच्छा बच्चा बनने की धारणा, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, सामाजिक संपर्क, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। फिर जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने 2 लेवल बताए हैं, हिट्रोनोमस एंड ऑटोनोमस। और फिर हमारे हैविंगहर्स्ट है, उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं, अमोरल, सेल्फ सेंटर्ड, कन्वेंशनल स्टेज, आधारहीन आत्मचेतना, आधारभूत आत्मचेतना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बाकी आप लोग करते नहीं हैं, आप अपनी मर्जी की चलाते हैं, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, आपका मन करे करो, आपका मन करे नहीं करो, बट कंटेंट को एंड तक ज़रूर पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।